हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांशु राय एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल डिप्लोमा इन फार्मेसी में। तो फ्रेंड्स, एसिड और एसिड बेस बफर के बाद, एंटीऑक्सीडेंट के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट्स के बारे में। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स के बारे में सबसे पहले पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि जीआई ट्रैक्ट होता क्या है और जीआई ट्रैक्ट में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो आपको बता दें, जो जीआई ट्रैक्ट है वो हमारा माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाता है, यानी ये हॉलो ऑर्गन्स की एक सीरीज होती है। पूरी हॉलो ऑर्गन्स की एक पूरी सीरीज होती है जो माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाती है। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, जैसे माउथ आ गया, ईसोफेगस आ गया, ईसोफेगस के बाद स्टोमक आ गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर एनस। तो ये सारे ऑर्गन्स हैं जो जीआई ट्रैक्ट में आते हैं। इनसे बनी होती है हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इसी में जो डिजीज वगैरह होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए जो जीआई एजेंट्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स। अब हमें क्या क्या पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक हमें सबसे पहले पढ़ना है एंटासिड एसिडिफाइंग एजेंट्स, दूसरा प्रोटेक्टिव्स, तीसरा एडजॉर्बेंट्स और चौथा लग्जेटिव्स। यानी एंटासिड एसिडिफाइंग एजेंट्स में हमें पढ़ना है कि कैसे गैस, जो हमारा गैस्ट्रिक सिक्रेशन है उसका जो पीएच होता है उसमें कैसे चेंजेस के कारण जो डिजीजेस होती हैं। और प्रोटेक्टिव्स में पढ़ना है कि प्रोटेक्टिव्स क्या करते हैं। ये जो प्रोटेक्टिव हम पढ़ेंगे उसमें जो ड्रग्स होंगी उनका ये जो फंक्शन होगा, ड्रग्स का जो फंक्शन होगा प्रोटेक्टिव में, कि वो जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, प्रोटेक्टिव की जो हमारी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा यानी इंटेस्टाइन की इनर वॉल जो है उसकी रक्षा करेंगी, उसको प्रोटेक्ट करेंगी। ये प्रोटेक्टिव्स यानी जो ड्रग प्रोटेक्टिव के अंतर्गत आएंगी वो क्या करेंगी, इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है यानी म्यूकोसा इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है उसकी ये रक्षा करेगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी। उसके बाद जब एडजॉर्बेंट की बात करें, एडजॉर्बेंट क्या करेगा, इसमें जो ड्रग्स आएंगी वो आपकी क्या करेंगे, वो जो हमारे इंटेस्टाइन में जो टॉक्सिन्स होगी यानी जो विषैले पदार्थ है जो कि इंटेस्टाइन को नुकसान पहुंचाएंगे, ये उनको एब्जॉर्ब कर लेगी। ये उनको जब एब्जॉर्ब कर लेगी तो उसके बाद हमारी इंटेस्टाइन जो है डिजीज काज होने से बच जाएगी। उसके बाद हमें पढ़ना है लग्जेटिव। लग्जेटिव का मेन वर्क होता है कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को दूर करना। ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेगी, उसके बाद जो है हमारा ये सारे डिजीज जो है दूर हो जाएंगे। तो ये चार हेडिंग हमें पढ़नी है अबाउट जीआई ट्रैक्ट्स में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में चार हेडिंग्स हमें पढ़नी है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स में एसिडिफाइंग एजेंट्स। जी हाँ, एसिडिफाइंग एजेंट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे एंटासिड के बारे में। तो एसिडिफाइंग एजेंट्स का मेन वर्क होता है कि एसिड की कमी को पूरा करके ये जो हमारे डिजीज काज हुए रहते हैं एसिड की कमी से, उनको ये ट्रीट करता है। तो आपको सबसे पहले बताते हैं कि एसिड HCl का फंक्शन क्या होता है। देखिए, अगर हमने कोई खाना खाया, हमने पानी पिया, उसके बाद हमारे स्टोमक में HCl सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। जब HCl हमारे स्टोमक में सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है तो ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन, HCl का मेन फंक्शन ये होता है कि ये जो हमारे द्वारा फूड इंजेस्ट किया गया, जो वाटर इंजेस्ट किया गया, यानी जो फूड एंड वाटर हमारे द्वारा लिया गया, ये HCl क्या करता है, उसमें आए हुए सभी बैक्टीरिया को किल करता है। और ये जो है एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। HCl जो है ये हमारे स्टोमक में एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसके कारण एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम जिसको बोलते हैं पेप्सिन, इसका फॉर्मेशन होने लगता है और उसके बाद ये डाइजेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाती है। और आप सोच लीजिए, अगर इसी जो पेप्सिन है यानी जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, अगर इसी प्रोसेस में यानी ये जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, प्रोटियोलिटिक जो एंजाइम है, ये कहां से आया, HCl के कारण हुआ। ये HCl के कारण आया, यानी इसका फॉर्मेशन HCl के कारण हुआ। सोच लीजिए, अगर उसी HCl के सिक्रेशन में अगर डिफेक्ट आ जाए तो क्या होगा, तो डिजीज काज होगी। तो जो एसिडिफाइंग एजेंट्स होते हैं ये इसी सबको रोकने के लिए दिए जाते हैं। तो जो डिजीज होती है एसिडिफाइंग एजेंट्स जिसके लिए दिए जाते हैं उसका नाम है एक्लोरहाइड्रिया। जी हाँ, एक्लोरहाइड्रिया क्या होती है, ये एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें गैस्ट्रिक सिक्रेशन में HCl की कमी हो जाती है। अगर गैस्ट्रिक सिक्रेशन में HCl की कमी हो गई, यानी HCl की कमी है, HCl की अनुपस्थिति है, एब्सेंस है, तो उसको हम बोलते हैं एक्लोरहाइड्रिया डिजीज। और उसी एक्लोरहाइड्रिया डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम एसिडिफाइंग एजेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। एसिडिफाइंग एजेंट्स में सिर्फ एक ड्रग है, हमें पढ़ना है डाइल्यूटेड HCl यानी डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उस एक्लोरहाइड्रिया को ट्रीट करने के लिए यानी एब्सेंस ऑफ HCl के डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक एसिडिफाइंग एजेंट यानी डाइल्यूटेड HCl, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब ये जो हमारे सामने ड्रग आई है डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब जानते हैं सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होता है।
इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 36.5 यानी 36.5 इसका मोलिकुलर वेट होता है। और केमिकल फार्मूला की बात करें तो केमिकल फार्मूला इसका होता है HCl। जी हाँ, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और अगर प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन इसकी बहुत ईजी है। आपको एक बार में, आप ये जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये आप एक बार सुनेंगे और आपको याद हो जाएगा। क्या करेंगे, डाइल्यूटेड HCl को बनाने के लिए क्या करेंगे, कैसे बनी है ये, हम कंसंट्रेटेड HCl लेंगे, यानी कंसंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंसंट्रेटेड फॉर्म लेंगे और उसमें वाटर के साथ उसको जो है डाइल्यूट कर देंगे। वाटर के साथ डाइल्यूट कर देंगे तो हमारा बन जाएगा डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका तैयार हो जाएगा। तो ये तो इसकी बहुत ही इजी प्रिपरेशन, आपको तुरंत याद हो गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। अब थोड़ी प्रॉपर्टीज इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो होता है वाटर के साथ मिक्सिबल होता है, यानी वाटर के साथ इजीली मिक्स हो जाता है और डाइल्यूट हो जाता है। और ये कलरलेस होता है, इसमें कोई विशेष प्रकार का कोई कलर नहीं होता है। और इसका ऑर्डर जो होता है वो पंजेंट होता है। और अब बात करते हैं स्टोरेज की, यानी किसमें ये स्टोर किया जाता है। ये एक स्टॉपर्ड कंटेनर में, यानी पूरी तरीके से बंद जो कंटेनर होता है उसमें बिलो 30 डिग्री सेल्सियस, यानी 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो है एक बहुत ही अच्छे तरीके से बंद कंटेनर में इसको रखा जाता है। यूजर्स की बात करें तो जैसा कि हम पढ़ ही रहे हैं, इसे एसिडिफाइंग एजेंट्स में पढ़ ही रहे हैं, तो इसका जो मेन काम है वो क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्लोरहाइड्रिया, यानी एक्लोरहाइड्रिया जो डिजीज है उसके ट्रीटमेंट में ये काम आएगा। और भी ये बैक्टीरियोसाइडल के रूप में काम करता है, क्योंकि ये जो है बैक्टीरियोसाइडल मतलब होता है कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, ये कुल मिलाकर। तो HCl जो है, जो डाइल्यूटेड HCl है, उसका दो यूज है। आप कह सकते हो कि ये एक्लोरहाइड्रिया को ट्रीट करता है और ये जो है बैक्टीरियोसाइडल स्टोमक में वर्क करता है। तो ये तो रहा इसका यूज। अब हमने एसिडिफाइंग एजेंट्स के बारे में सफिशिएंट नॉलेज ले लिया है। अब चलते हैं एंटासिड्स के बारे में। एंटासिड्स होते क्या है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एंटासिड जो होता है, एंट मीन्स प्रिवेंट, एसिड मतलब एसिडिटी आप बोल सकते हैं, जो एसिडिटी प्रिवेंट करे। एक साधारण सी डेफिनेशन, जो एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन वो ये है, जो नाम से आपको पता चल रहा है कि एंटासिड मतलब एंट एसिड, जो एसिडिटी को प्रिवेंट करे, यानी एसिडिटी ना होने दे, वो एजेंट्स क्या होते हैं, एंटासिड। लेकिन आपको एक अच्छी डेफिनेशन चाहिए, उसके लिए मैं बता दूं, एंटासिड्स क्या होते हैं, ये अल्कलाइन सब्सटेंस होते हैं। अल्कलाइन सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे स्टोमक में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड होता है, यानी एक्सेस एसिडिटी होती है, उसको ये न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो हमारे गैस्ट्रिक सिक्रेशन में, यानी हमारे स्टोमक में जो HCl की क्वांटिटी ज्यादा हुई होती है, यानी हमारे स्टोमक में जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन में जो HCl ज्यादा सीक्रेट हुआ होता है, उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। कैसे न्यूट्रलाइज करता है, ये क्या करता है, जो गैस्ट्रिक पीएच होता है, यानी गैस्ट्रिक हमारे जो पीएच होता है, उसको ये 4 के एबव 4 ये जो है इंक्रीज कर देता है। आपको बता दें, जो गैस्ट्रिक हमारा जो स्टोमक है, उसका स्टोमक का पीएच होता है वो 1.2 से लेकर लगभग 2 तक रहता है। लेकिन ये जो एसिडिफाइंग एजेंट्स होती है, ये जो माफ कीजिएगा, ये जो एंटासिड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, 4 के एबव, कि उस गैस्ट्रिक पीएच को 4 के एबव ले जाते हैं और थोड़ा इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यानी आप कह सकते हैं ये एक बेस भी होते हैं। जी हाँ, ये जो मैंने आपको बताया एंटासिड, ये एक वीक बेस होते हैं जो कि उस एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि एंटासिड का मेन वर्क क्या है। ये एसिडिटी प्रिवेंट करता है। और कैसे प्रिवेंट करता है, ये जो एक्सेस जो बढ़ा हुआ पीएच होता है, जो पीएच घटा हुआ होता है, यानी जो पीएच घट के एसिडिक हो जाता है, उसको ये अपनी बेसिक प्रॉपर्टी के जरिए उसको रिमूव करता है, उसको ट्रीट करता है। तो अब इसके बाद आपको बता दें, जो एंटासिड की कैपेसिटी होती है, यानी एंटासिड की जो कैपेसिटी होती है, उसको हम मिली इक्विवेलेंट्स में मापते हैं। जी हाँ, जो न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी होती है एंटासिड्स की, वो मिली इक्विवेलेंट्स में नापी जाती है, मेजर की जाती है। तो एक आइडियल एंटासिड की जो न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी होती है, वो 5 MEQ यानी 5 मिली इक्विवेलेंट्स होनी चाहिए, तब ये आइडियल एंटासिड माना जाएगा। और ये क्या करता है, ये मेनली जो हमारा प्रोटीटिक एंजाइम है पेप्सिन, उसको ये इनएक्टिवेट कर देता है, ताकि ये जो आगे की जो प्रोसेस है, यानी जो HCl हमारे स्टोमक में नुकसान कर रहा है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl नुकसान कर रहा है हमारे स्टोमक में, वो ये ना करे। जी हाँ, आपको बता दें कि एंटासिड जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। यहाँ पर हमें एंटासिड
हमने एंटासिड का 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर सोल्यूबल यानी एब्जॉर्बेबल या सिस्टमिक। 3 नाम इसको दिया गया है, आप कुछ भी बोलिए, सिस्टमिक एंटासिड या एब्जॉर्बेबल एंटासिड या वाटर सोल्यूबल एंटासिड, तीनों एक ही है। दूसरा है नॉन सिस्टमिक या फिर आप बोल सकते हो नॉन एब्जॉर्बेबल या फिर नॉन वाटर सोल्यूबल। लेकिन सबसे बढ़िया आप जानिए यही कि सिस्टमिक एंटासिड, नॉन सिस्टमिक एंटासिड, ये 2 आप जानिए बस कि सिस्टमिक एंटासिड क्या है और नॉन सिस्टमिक एंटासिड क्या है। सिस्टमिक एंटासिड में क्या होता है, ये जो सिस्टमिक एंटासिड्स है ये अधिकतर ये वाटर सोल्यूबल एंटासिड्स होते हैं, और जो नॉन सिस्टमिक एंटासिड है ये अधिकतर नॉन वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। और आपको बता दें जो वाटर सोल्यूबल है यानी जो वाटर सोल्यूबल एंटासिड है यानी सिस्टमिक एंटासिड, वो सिर्फ एक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ही एक ऐसा ड्रग है जो सिस्टमिक एंटासिड है। और नॉन सिस्टमिक एंटासिड की बात करें तो उसमें बहुत सारे जैसे एल्यूमिनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे आपके हो गए नॉन सिस्टमिक एंटासिड, यानी ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स हम पढ़ चुके हैं अबाउट एंटासिड के बारे में कि एंटासिड जो 2 पार्ट में होते हैं, सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक। उसके बाद हम देखेंगे आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड। तो पहला है इट शुड बी एबल टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिडिटी, यानी इसको जो है एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना चाहिए। और इट शुड नॉट इंटरफेयर विद डाइजेशन, ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि अगर आप एंटासिड ले रहे हैं तो इसका कोई असर, इसका कोई साइड इफेक्ट आपके डाइजेशन प्रोसेस पर ना हो। ये भी एक आइडियल प्रॉपर्टी है कि इसका कोई असर डाइजेशन प्रोसेस पर ना हो, डाइजेशन प्रोसेस डिस्टर्ब ना हो। अगला टॉपिक है इट शुड बी नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इरिटेंट। नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इरिटेंट, इसका मतलब हो गया कि ये कोई टॉक्सिक इफेक्ट ना दे। अगर आपने एंटासिड लिया है तो ये कोई टॉक्सिक इफेक्ट ना दे, और नॉन इरिटेंट मतलब कि जैसे इसकी वजह से आपको पेट में कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, आप सुरक्षित ढंग से आप सेफली इसको लें, आपको कोई नुकसान ना हो। अगला पॉइंट है इट शुड नॉट कॉज कॉन्स्टिपेशन, यानी अगर आपने सपोज दैट आपने एंटासिड ले लिया तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया तो फिर इसका क्या फायदा। लेकिन इसलिए बता रहे हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन है इसको जो है कॉन्स्टिपेशन नहीं काज करना चाहिए। अगला टॉपिक है इट शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल। हमारे मार्केट में इसको बहुत ही चीपली और इजीली अवेलेबल होना चाहिए ताकि सभी लोगों को ये बराबर मात्रा में सभी लोगों को अच्छे से प्रोवाइड हो सके जिसको जरूरत हो। और इट शुड हैव क्विक एंड प्रोलॉन्ग एक्शन, और अगर हम एक बार एंटासिड ले लिए हैं तो उसका असर जो है वो लंबे समय तक रहना चाहिए कि हमें जैसे बार बार कोई ड्रग लेने की जरूरत ना पड़े।